बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ रिलेटेड टू फोर्स। हम दो फोर्सेस जो चार्ज के ऊपर अमल करती हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके एक नई फोर्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये फोर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। आर्टिकल का नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक and magnetic फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंबाइंड फोर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको उस फोर्स को हम निकाला जा सकता है Q इंटू ई के फार्मूले से। तो हम अगर फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में लगाई जाने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, और ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। चार्ज पार्टिकल जिस सिमत में जा रहा है उसी सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी सिमत में फोर्स लग रही है, तो उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड बढ़ती रहेगी और उस चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू स्पीड पैदा होगा। वेलोसिटी का जो चेंज है ये दो वजूहात की वजह से हो सकता है। नंबर वन, वेलोसिटी मे चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन or change due to change in magnitude, because velocity is a vector quantity। ये magnitude और डायरेक्शन दोनों की वजह से चेंज हो सकती है। दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में लग रही है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी वेलोसिटी की, उस वक़्त मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और मैग्नीट्यूड का चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो हम इससे सिंपल रिजल्ट ये निकालते हैं कि एक्सेलरेशन दिस फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन दिस इन चार्ज पार्टिकल। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट कि इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी। Here we write it, this force produce acceleration due to change the magnitude of velocity।
direction of velocity will not change. इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का कमाल है। अब हम दूसरे टॉपिक पे अगर चलें, जो चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को लिखें तो हमें अंदाज़ा कुछ होता है। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू magnetic field. This force can be written as F is equal to Q F M, ये होगा V क्रॉस B इसके बराबर है। This force is in actually the cross product of velocity and magnetic field. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें फोर्स दे रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो फोर्स आती है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से ये न्यू वेक्टर बनता है। हमने दो तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो वेक्टर्स के चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स था, एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का जो रिजल्ट है, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर नंबर देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है उसमें दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो फिर उस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इट्स क्लियर डैट कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है यानी फोर्स है, ये उन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये अंडरस्टूड रूल है, ये कभी भी तब्दील नहीं होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो आता है वो हमेशा उन वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जो दो वेक्टर्स जो हैं हमारे पास मौजूद होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो अब इस चीज़ को किस तरह से लिखेंगे, हम इसकी मैग्नीट्यूड को लिखते हुए, डायरेक्शन को लिखते हुए कहेंगे दिस फोर्स is perpendicular to the velocity vector and magnetic field vector। अब velocity vector के ऊपर perpendicular का मतलब ये है कि it may change the direction of velocity, चूँकि जो perpendicular force लगती है to the velocity, it always change the direction of velocity। कि अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको इस तरफ पुल करते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर एक बॉडी इस सिमत में जा रही है, आप उसी सिमत में फोर्स लगाएंगे तब डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जैसे कि हम पहले वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स की बात करें तो परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील कर देगी। तो हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं कि दिस फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। acceleration produced due to change in direction of velocity and magnitude remains same।
मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आ सकती परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से। अब हमें इन दोनों फोर्सेस के बारे में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि एक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तब्दीली करती है, डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं कर सकती, जबकि दूसरी फोर्स डायरेक्शन में तब्दीली करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो सकता। तो अगर हम इस बात को और तरीके से एक्सप्लेन करें जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है, तो अगर एक बॉडी इधर जा रही है तो उसको परपेंडिकुलर फोर्स इधर लगे तो वो इसको इधर को मोड़ देगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है यानी मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्शन फोर्स है, एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करने के अंदर कोई रोल नहीं है। तो हम इस फोर्स को कहते हैं कि दिस फोर्स इज ओनली डिफ्लेक्शन फोर्स। डिफ्लेक्शन फोर्स, ये फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकती है चार्ज पार्टिकल को। जबकि इसी के अंदर अब दो फोर्सेस हमने स्टडी कर ली। अब इन दोनों फोर्सेस को इकट्ठा चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाना हो तो किस तरह से अमल होगा, इसमें से आपने अपने ज़हन में रखना है कि वन फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी डिफ्लेक्शन फोर्स है, एंड अदर वन फोर्स चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है और दूसरी डायरेक्शन में चेंज लेके आ सकती है। अब हम इन दोनों फोर्सेस को इकट्ठा डिस्कस करते हैं, तो दोनों फील्ड्स भी इकट्ठे डिस्कस करने होंगे। सपोज दैट कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी जगह पर इस सिमत में मौजूद है, इसकी डायरेक्शन इधर को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड मार्कर। और किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, उसको मैं क्रॉस के साथ शो कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमत में और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वो इस सिमत में है। ये दो फील्ड्स हैं, आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसके लिए कहते हैं कि वो टूक टू परपेंडिकुलर फील्ड्स। अगर हम इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को इंटर करें, यहां से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इंटर किया, दिस चार्ज पार्टिकल इज Q। तो व्हेन a charge particle entered to the magnetic field, magnetic and electric field, it experience electric force Fe in the direction of E and Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। ये बी के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है और वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब चार्ज पार्टिकल इधर इंटर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में इसको मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की इंक्रीज होगी, ये भागेगा, इसकी वेलोसिटी फिर इसी सिमत में होगी, तो हम इसका v वेलोसिटी वेक्टर भी इसी सिमत में बना देते हैं। अब होता है v क्रॉस b, ये आपके पास Fm मैग्नेटिक फोर्स देता है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन लेनी हो तो पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो इधर को फिंगर्स पुट कर दी, कर्ल टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर अब अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ कर्ल करें।
तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या दूसरा राइट हैंड रूल लगाएं, पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड पुट कर दें, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड योर पाल्म इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस रूल से भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। दिस फोर्स बेंड्स द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल्स टू द सर्कुलर पाथ। ये ऊपर को जाएगा एक्चुअली में, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फिर राइट हैंड रूल लगाएंगे, पुट योर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाल्म इधर को है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये पार्टिकल इधर से होता हुआ इधर को आ जाए। अब ऐसे लगा दें तो फिर ये नीचे को आएगा। अब इस सिमत में लगा दें तो ये इस सिमत में चला जाएगा। इस तरह ये एक सर्कुलर पाथ जो है वो अचीव कर लेगा। ये सर्कुलर पाथ चाय पार्टिकल का कब बनेगा? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी और दोनों फोर्सेस उस चाय पार्टिकल के ऊपर एक ही वक्त में अमल कर रही होंगी, तो हम उस वक्त कहेंगे कि उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा। दिस इज इंडिकेटिंग दैट व्हेन टू फोर्सेस acts in such a way, two fields are perpendicular, then path of motion becomes सर्कुलर। तो उसका पाथ ऑफ मोशन जो है वो सर्कुलर बन जाएगा। अब सर्कुलर पाथ के अंदर वो घूमना शुरू कर देगा। डिफ्लेक्शन फोर्स उसका पाथ बदलेगी और वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको देती रहेगी। ये था कि जिस तरीके से अगर दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हों। अब ज़रा सोचिए कि अगर फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ना हों तो क्या होगा? अगर फील्ड्स आपस में 0 डिग्री पर होंगे, यानी जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी सिमत में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगी, लेकिन वेलोसिटी की सिमत में ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी किस सिमत में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में है, तो फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो साइन ऑफ 0 वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। उस वक्त मिनिमम फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रही होगी, तो हम कहेंगे उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स का कोई भी अमल दखल नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करेगी। तो ये वो कंडीशन है जिसमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होगी, वो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकती। उस वक्त जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी फिर 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स 0 हो सकती है फील्ड होने के बावजूद भी, कि अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड की सिमत में जाना शुरू हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि 90 पर दोनों फोर्सेस अमल कर रही हैं और पाथ सर्कुलर है, और 0 डिग्री पर पाथ स्ट्रेट लाइन है, चूँकि डिफ्लेक्शन फोर्स ख़त्म हो जाती है। अब इसी बात को हम अगर और डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एट एन एंगल ऑफ थीटा हो, दरमियानी किसी एंगल पर, तो फिर पाथ कैसा होगा? फिर पाथ ना तो स्ट्रेट लाइन होगा ना एग्जैक्ट सर्कुलर बनेगा, वो हेलिकल पाथ बन जाएगा कि रोटेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा। सर्कुलर पाथ में और हेलिकल पाथ में फ़र्क है। सर्कुलर पाथ में एक ही जगह पर वो चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, जबकि हेलिकल पाथ में तब मुमकिन है जब फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा हो, वो मूव करते करते आगे भी बढ़ता है, तो वो स्प्रिंग नुमा जो पाथ बनेगा उसको हेलिकल पाथ कहेंगे। और उस हेलिकल पाथ को हम कंसिडर करेंगे कि हेलिकल पाथ उस वक्त होगा जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ थीटा, यानी 0 और 90 के दरमियान में कोई एंगल हो।
अब बेटे इस चीज़ को अगर दोनों फोर्सेस एक चार्ज पार्टिकल पर लग रही हों तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगी, तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम होगी। एफ ई की वैल्यू Q इंटू ई आ जाएगी प्लस एफ एम की वैल्यू Q इंटू वी क्रॉस बी आएगी। Q चार्ज कॉमन आ जाएगा, E प्लस V क्रॉस B से हम नेट फोर्स F निकाल लेंगे। दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरिजन फोर्स। लॉरिजन फोर्स एक्चुअली में उन दोनों फोर्सेस का कम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इकट्ठी लग रही होती हैं। दैट इज कॉल्ड लॉरिजन फोर्स।